हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है और आज इस सीरीज में आज का टॉपिक होगा केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो जाके भी देख लीजिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है? बोला गया जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है? तो आवर्त सातवां जो है, यानी सातवां आवर्त, ये अभी भी अधूरा है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में जो दाईं ओर तत्व को रखा गया है वो क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं अधातु। उसे क्या बोलेंगे? अधातु। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आवर्त सारणी अगर है तो आपको ये वाला लाइन दिख रहा होगा, ये जिगजैग वाला ये लाइन, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन दिख रहा है आपको, है ना, ये जो दिख रहा है उसके इस तरफ, यानी कि ये दायां ओर है अधातु और इस तरफ है धातु। और ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइन के अंदर जो आ रहा है, जो अलग कलर से दिया गया है, ये है उपधातु। ये है उपधातु। नेक्स्ट, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो अगर अल्कोहल का क्रियात्मक समूह पूछेगा तो इसका होता है OH, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला गया है तो इसमें हो जाएगा C2H2। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है असंतृप्त और एक होता है संतृप्त। कार्योलाइट किस धातु का अयस्क है? बोला गया कार्योलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है कार्योलाइट। लेकिन अगर बात करेगा कि तांबा का अयस्क कौन सा है, इसको बोलते हैं मेलाकाइट। ये तांबा का अयस्क है। और पारा का होता है, पारा का अयस्क हो गया सिनेबार। और एल्युमिनियम का एक होता है बॉक्साइड, एक बॉक्साइड और एक कार्योलाइट हो गया। और एक मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट, डोलोमाइट। और होता है कार्नेलाइट। तो थोड़ा याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो याद रखिएगा, जब ये धातु जो होता है और यह अभिक्रिया करता है जल के साथ तो ये बनाता है धातु ऑक्साइड, या बनाएगा धातु हाइड्रा ऑक्साइड, धातु हाइड्रा ऑक्साइड। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। तो बोला गया जो धातु है वह जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करेगी? तो ये हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। कोई विलयन है जो कि लाल को नीला करता है, तो याद करिए कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो ये होगा क्षार या क्षारक। इसका बोला गया कि पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो क्षारक का पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है 7 से अधिक। देखिए 7 से अधिक किसका पीएच मान है कहाँ पे? तो ये 10 है। अगर 10 है तो इसका मतलब ये क्षारक है, तभी ये लाल लिटमस को नीला करेगा। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन बोला कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, इसको बोला जाता है एनोडीकरण। क्या बोलेंगे? एनोडीकरण। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? जो जलीय विलयन होता है रासायनिक समीकरण में उसको लिखा जाता है क्या? AQ, यानी कि जलीय विलयन हो गया ये। और लिक्विड को लिखा जाएगा द्रव को तो L लिखते हैं। और S का मतलब हो गया ये सॉलिड, यानी कि ठोस। और G का मतलब हो गया जो गैसीय अवस्था में होता है उसके लिए G यूज करते हैं। नेक्स्ट, बोला गया भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवार पर पुताई करने में दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो देखिए होता क्या है, ये जो भाखड़ा चूना होता है इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल्टवाइज। और ये जब इसको दीवार पे
सफेदी कर दिया जाता है, पुताई कर दिया जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है CaCO3 प्लस क्या तो H2O। ये वाष्प बन के खत्म हो जाता है H2O, और ये जो बचता है CaCO3, इसी के कारण चमक बढ़ जाती है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये होता है फॉर्मूला किसका, संगमरमर का। तो चमक जो बढ़ जाती है किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार की चमक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन बोला गया, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर यानी कि A प्लस बी जो है, और ये बना दिया ए बी अगर, तो प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होती है। दोनों तरफ क्या है, परमाणु की संख्या समान होती है। एक अगर ए पदार्थ है, एक बी पदार्थ है, इधर भी एक ही रहेगा ए, इधर भी बी रहेगा, एक ही रहेगा, यानी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट बोला गया, अभिक्रिया पीओबी यानी कि लेड ऑक्साइड और कार्बन में अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पीबी अलग हो गया और ये जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ में जाके चिपक गया। वही पूछा गया है कि पीबीओ ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बन का अवकरण हो रहा है, पीबीओ का लेड ऑक्साइड का अवकरण होता है, क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ ये लेड ऑक्साइड को देखिए पीबीओ को, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया क्या, लेड ऑक्साइड से यहाँ पे अगर देखिएगा तो ऑक्सीजन निकल गया है। तो याद रखिएगा, जिससे ऑक्सीजन निकल जाता है अभिक्रिया के दौरान उसको बोला जाता है क्या, तो अबकारक। क्या बोल देंगे, अबकारक। और अबकारक का ही नाम है अपचयन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का मिलना, अपचयन या तो अवकरण। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। बोला गया साधारण नमक जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगर बोला जाएगा NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोला जाता है कास्टिक, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। ये जो फेरस सल्फेट है इसका क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है हरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। बोला गया निम्नलिखित में आप बताइए कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। इसमें अभिक्रियाशील धातु में होता क्या है, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और ये गोल्ड। ये याद रख लीजिएगा, इसमें है क्या कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे करके क्या होगा, अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा। तो जो सबसे ऊपर में है उसका अभिक्रियाशीलता बहुत ही ज्यादा है। बोला गया निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे ऊपर में क्या है, यह है पोटेशियम। इसमें आंसर हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो बोला गया लोहा इस्पात को अगर जंग से बचाना है, एक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। उस परत का, उस धातु का क्या नाम है, उसको बोला गया क्या, जिंक। क्या बोल देंगे, जिंक। और याद रखिएगा कि जब ये जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है तो चढ़ाने उस प्रक्रिया को बोलते हैं जफ्तीकरण। नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बोला गया जो ये ग्लूकोज है उसका एक अणु में, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है C6H12O6। बोला गया एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो 6 परमाणु है। अगर पूछेगा हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो 12 परमाणु है। कार्बन कितना परमाणु है, तो 6 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो 6। सही आंसर 6 हो गया। नेक्स्ट, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोला गया जो सल्फर परमाणु है, सल्फर यानी कि S, और इसका परमाणु संख्या होता है 16, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहला कक्ष में 2, फिर 8, 10 हो गया, 6 बचा, तो ये तीसरा कक्ष में रहेगा। वही बोला कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये जो कक्षा है इसे बोलते हैं बाह्यतम कक्ष। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। सही आंसर हो जाएगा
है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किससे बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? तो किससे बढ़ते क्रम वर्गीकृत किया? तो ये था परमाणु द्रव्यमान। अगर बोलता मेंडलीफ की जगह अगर रहेगा मोफले, तब क्या बोलेंगे? मोजले या मोफले रहेगा तो क्या बोलेंगे? तो ये परमाणु संख्या। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार किसके होते हैं? तो परमाणु संख्या के, परमाणु क्रमांक के। डी नंबर आंसर। निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बोला गया निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस बोला जाता है मीथेन को, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 मीथेन। यह है मीथेन। सही आंसर मीथेन। फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन अपरूप है। एक होता है, आप जानते हो, एक और धातु होता है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन का 3 अपरूप होता है। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक और होता है फ्लोरीन। यानी कार्बन के 3 अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। बोला फ्लोरीन अपरूप है, किसका अपरूप है ये? तो कार्बन का है। इसके अलावा भी हीरा और ग्रेफाइट भी होता है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? बोला गया निम्नलिखित में उपधातु कौन है? उपधातु आप देखिए, दिख रहा होगा ये एंटीमनी। एसबी मतलब होता है एंटीमनी, ये है उपधातु। अगर बोला जाएगा ये जो एंटीमनी है, उपधातु जो है, इसका परमाणु संख्या कितना है? तो क्या बताएंगे? इसका परमाणु संख्या है 51। अगर बोला जाएगा ये निकेल, ये क्या है? तो निकेल है, निकेल का परमाणु संख्या 28। ये कॉपर है, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। या फिर लोहा है, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो बोला गया सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो याद करिए, स्टार्ट होता है कहाँ से? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ऐसे करके स्टार्ट होता है। तो आप देखिए सबसे ऊपर में होता है पोटेशियम, लेकिन ऑप्शन में पोटेशियम दिया नहीं गया है। उसके बाद क्या होता है? सोडियम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अगर पोटेशियम होता ऑप्शन में तो पोटेशियम सही होता। नेक्स्ट, पीतल है। तो ये पीतल क्या है? तो पीतल है मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। अगर पूछेगा किसका किसका मिश्र धातु है पीतल, तो इसमें है तांबा प्लस जस्ता। तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल बनता है। नेक्स्ट, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बोला गया जो सोना होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होता है। उसको कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो 24 कैरेट में उसको व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें पूछा गया अनुपात क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन कितना है? तो 2 गो है। ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक? बोला गया कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? उसमें होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है सोडियम को। सोडियम को क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे इसको बाहर निकाला जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो सोडियम में आग लग जाएगा। इसलिए केरोसिन में इसको डुबा करके रखा जाता है। नेक्स्ट, लोहा की परमाणु संख्या। बोला गया लोहा की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहा की परमाणु संख्या होता है 26। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वह कहलाता है। यानी कि वह परमाणु जो अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आसानी से त्याग कर देगा तो उसको बोलते हैं विद्युत धनात्मक। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बनता है विद्युत धनात्मक, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तब बनता है विद्युत ऋणात्मक। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है बिल्कुल सफेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है?
पीएच का कितना मान जो है कि क्षारक विलयन का मान देगा। तो आप बताइए, 2 क्या होगा, अम्लीय, 7 क्या होगा, उदासीन, 6 होगा अम्लीय, जो 13 है तो ये 13 क्या होता है, तो ये क्षारक विलयन का मान देता है। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो बोला गया सबसे अधिक अम्लीय इसमें से कौन है। देखिए थोड़ा अगर बात करेंगे पीएच स्केल का, ये पीएच स्केल में होता क्या है। तो पीएच स्केल स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होता है। फिर होगा इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कहाँ तक गया, 14 तक। अच्छा, जिसका कि पीएच मान 7 होगा उसको बोलते हैं उदासीन। इसको क्या बोलेंगे, उदासीन बोलते हैं, यानी कि ना अम्लीय ना क्षारीय। और जैसे ही 7 से आगे बढ़ेंगे 14 की ओर, यहाँ क्या होगा, तो क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। लेकिन अगर ये 7 से नीचे आएंगे, कम यानी कि 0 तक अगर जाएंगे, यहाँ होगा अम्लीयता बढ़ेगा। अब देखिए आप खुद ही बताइए कि ये 7 अगर है तो ये उदासीन है, और 7 से अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो ये क्षारीयता बढ़ेगा, यानी 8 वाला 9 वाला ये सब क्या होगा, क्षारीय होगा, और 14 वाला सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। वैसे ही अगर 6 आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएंगे, तो अम्ल का मान बढ़ता रहेगा, और 0 वाला बहुत ही ज्यादा अम्लीय होगा। बोला कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो अब बताइए, जिसका पीएच मान सबसे कम वो सबसे अधिक अम्लीय है। पीएच मान हो गया इसका 1 वाला, क्या तो अधिक अम्लीय है। नेक्स्ट, कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, ये जो कली चूना होता है, कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO, और जल के साथ अभिक्रिया यानी कि जल को मिला देंगे कली चूना में, ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस क्या, तो उष्मा। तो वही बोला गया, अभिक्रिया होने पे क्या होगा, तो पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। ये बिल्कुल सही है कि पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बोला गया संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस नियम पे यानी कि सिद्धांत पे आधारित है। इसे बोला जाता है द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। बोला गया सब किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। बोला दूध का, आंसू का, पसीना का, या पित्त का। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सबका पीएच मान होता क्या है। तो दूध का पीएच मान क्या होता है, इसका होता है 6.5। आंसू का पीएच मान होता है 7.4। पसीना का होता है लगभग 4.5 से लेकर के 7 तक हो जाता है। और पित्त का पीएच पीएच मान होता है लगभग 8। और अगर सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में कौन सा आएगा, तो ये आएगा पित्त सबसे अधिक क्षारीय है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो इसका आंसर देखिए, इसका यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक फॉर्मूला होता है C12H22O11, यानी कि C12H22O11, ये हो गया चीनी। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। बोला कि इथाइल अल्कोहल का जो उत्पादन किया जाता है, व्यापारिक उत्पादन किस क्रिया के द्वारा, तो किण्वन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। बोला कि मीथेन यानी कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है CH4। अगर बोला गया कितने सहसंयोजक बंधन है, देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 के साथ ये जुड़ेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और आपको ये जो बंधन दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। तो कितना दिख रहा है आपको? तो 4। क्या है? 4। मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट, मीथेन किसका उदाहरण है? बोला कि मीथेन किसका उदाहरण है? तो मीथेन को बोला जाता है यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त या एरोमेटिक या अकार्बनिक यौगिक। इसका सही आंसर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? यानी कि जब धातु का वेल्डिंग किया जाता है तो एक गैस होता है जो प्रयुक्त होती है, उसका नाम है एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हैं। जो संतृप्त वसा जो होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होगा? हानिकारक होगा। नेक्स्ट, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? जो डालडा होता है उसमें जो वसा अम्ल होता है वो किस प्रकृति के होता है? तो ये होता है संतृप्त, यानी कि हानिकारक होता है डालडा खाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो सबसे पहली बात, आर्गन की परमाणु संख्या होता है 18 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो होगा 2, 8, 10 हो गया और 8, 18। तो याद रखिएगा, जिसका कि अंतिम कक्षा में या बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है वह क्या हो जाएगा? तो अस्थायी हो जाता है। ऐसा ही लेके आना है। तो कौन सा धातु है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन खो करके आर्गन की तरह हो जाएगा? ये आपको कैल्शियम दिख रहा होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी होगा क्या? 20 होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को खो देगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दान में कर देगा, दान दे देगा। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा अब? अब बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये हो जाएगा आर्गन के बराबर। तो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट, अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। जो अयस्क होता है उसमें गैंग कण होता है, उसको दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं समृद्धि। क्या बोल देंगे? समृद्धि। चलिए बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और कल का टॉपिक होगा फिजिक्स। थैंक यू।